गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस क्लियर है आपको? एवरीथिंग इज सेट? So one student has asked this question कि सर यूटिलिटेरियनिज्म एंड एम्पिरिसिज्म में क्या डिफरेंस है? यूटिलिटेरियन का मतलब होता है that you're basing an idea on the basis of satisfaction that is derived from that particular thing. Example, जैसे हॉब्स हैं, लॉक हैं, तो अल्टीमेटली ये इस बात में बिलीव करते हैं ना कि यार इंसान यानी कि मैन बाय नेचर इज प्लेजर सेंट्रिक एंड स्टेट हियर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ एज पर हॉब्स. तो स्टेट एक तरीके से आपके प्लेजर को सेफगार्ड करेगी, एक यूटिलिटी रखेगी. तो यानी कि प्लेजर इज सेंटर ऑफ यूटिलिटेरियन आइडिया. इतना भी जान लीजिए, क्योंकि अभी इस वाले वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल जब हम बेंथम को पढ़ेंगे इन जेएस मिल, बिकॉज ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. फिर इसके बाद एम्पिरिसिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. मींस इफ यू बेस योर थ्योरी नॉट जस्ट ऑन सम आइडिया दैट यू गॉट कि हाँ ऐसा होना चाहिए, rather than this empiricism focus on कि यार तुम ऑब्जर्व करो, अगर कहीं एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है वो करो, उसके बेसिस पर अपना कोई आइडिया दो. ठीक है, चलिए ग्रेट. और कोई डाउट? कम ऑन. अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन थीम्स ऑन लॉक. अभी हम करेंगे क्वेश्चन थीम, डोंट वरी. एक सेकेंड. Swipe up from the bottom to the middle. ठीक है, डन. चलिए सब सेट हो गया ना. प्लीज यहां पर फोकस कीजिए. लास्ट क्लास में हमने लॉक ऑन नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स ये डिस्कस कर रहे थे. इसके बाद लॉक ऑन टॉलरेशन ये हमें डिस्कस करना है. देन प्रॉपर्टी, women, देन क्वेश्चन थीम्स, कुछ PYQs और उनके आंसर्स. ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लॉक को मास्टर करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले नेचुरल राइट, लॉक रिगार्डिंग नेचुरल राइट्स. और क्वेश्चन थीम्स जब मैं यहां पर आऊंगा तो मैं आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि हर एक थीम जो आपने इससे पहले कल कवर की थी वो भी आप यहीं कंप्लीट कर लें. ठीक है, चलिए क्या समझ में आता है आपको लॉक क्या कहते हैं नेचुरल राइट के बारे में? सबसे पहले तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर योर सर्टेन क्लेम्स which are legitimate. अब आप कुछ भी क्लेम करने लग जाओ लेकिन सोसाइटी या स्टेट उसको लेजिटिमेट ना माने तो क्या सही में वो आपका राइट, आपका अधिकार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. जैसे काफी समय बाद आप अपने घर जा रहे हो, 1 साल आप तैयारी के लिए बाहर थे और आपने शपथ ली थी कि जब तक मैं सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा. चलो भाई, आप ये शपथ लेकर गए. फिर आपने कहा जब तक मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर दूंगा, प्रीलिम्स के बाद मैं 2-3 दिन के लिए घर पे आऊंगा. ठीक है, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया. अब आप घर जा रहे हो और आपने मम्मी से कहा कि, मैंने पूछा बताओ क्या बनाना है, तो आपने कहा कि लंच में
मेरा जो फेवरेट है, आपका जो भी फेवरेट डिश है वो सोच लीजिए। तो जैसे आपने कहा राजमा चावल, अब आप घर गए, तो नाउ व्हेन यू रीच योर होम आफ्टर 1 ईयर और आपने देखा कि राजमा चावल तो है ही नहीं, फ्रिज में देखा, आपने किचन में देखा, मम्मी भी नहीं है, वो कहीं काम से गई, बाहर बाजार गई हैं, तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट, एंग्विश, होगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा ये क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज यू कंसिडर दैट इज योर राइट। आपको अपना अधिकार लगता है कि आपका क्लेम है कि यार ये मेरा घर है, मैं 1 साल बाद आई हूँ, मैंने बोला था, आपने पूछा था, इतनी तो तवज्जो मेरी होनी चाहिए। और ये लेजिटिमेट भी है क्या? हाँ, ये लेजिटिमेट भी माना जाता है सोसाइटी में, क्योंकि जब मैं लेजिटिमेट कहता हूँ तो ये टर्म जो है सोसाइटी में क्या लेजिटिमेट माना जाता है उसके बारे में भी है, स्टेट के बारे में। अब देखो, आपका और आपकी मदर की बात है, इसमें स्टेट को तो इन्वॉल्व मत करो यहाँ पे, मैं तो समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हाँ, सोसाइटी, स्टेट इन जनरल जिन चीजों को लेजिटिमेट मानती है एज योर क्लेम, दैट इज गोइंग टू कंसिडर्ड एज योर राइट। लेकिन मान लो आप यही क्लेम आप अपने पड़ोस में जो है नेबर्स हैं उनके यहाँ करने लग जाओ कि नहीं ये तो मेरा क्लेम है, ये तो होना चाहिए था, मैं इतने टाइम बाद आया, आपको भी ये तब सब तैयार रखना चाहिए था। वो कहेंगे पागल है आदमी, क्या बात कर रहा है। ना तो सोसाइटी उसको लेजिटिमेट मानती, भाई आपका हक अपने घर तक रहेगा, पड़ोस आस पड़ोस में थोड़ा ना रहेगा। नहीं, मतलब इस बेसिकली वो लेजिटिमेट नहीं है, केवल आपका क्लेम है। तो राइट क्लेम होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी सम अथॉरिटी, तभी वो राइट है, तभी वो अधिकार कहलाएगा। देयर शुड बी सम अथॉरिटी टू सेटल दैट क्लेम। जैसे घर पे अगर वो नहीं मिला आपको, आप गए, तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई इस बात को तो मैं घर पे रखूंगा अब, जब फैमिली में सब इकट्ठे होंगे रात को, शाम को, है ना। तो देयर शुड बी सम अथॉरिटी टू सेटल दैट क्लेम। अगर कोई चीज लेजिटिमेट है, आप क्लेम भी कर रहे हो, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो उस क्लेम को सेटल करा सके, आपको दिलवा सके, तो फिर वो भी राइट नहीं है। तो यानी कि राइट की जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसमें 3 चीज होनी चाहिए, क्लेम है, लेजिटिमेट है, एंड देयर इज सम अथॉरिटी टू सेटल इट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, जिसको सही माना जाता हो, ठीक है, उसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। बेसिकली legitimacy comes from the consent of the people, what people consider to be correct, true, ठीक है। नाउ अब मुद्दा ये है कि ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं राइट्स को डिफरेंट टाइप्स में, जैसे यहाँ नेचुरल राइट है, इससे पहले हमने फॉर एग्जांपल जब हॉब्स की बात कर रहे थे, तो हॉब्स तो पॉजिटिव राइट्स की बात करते थे, राइट तो वही है जो स्टेट डिसाइड करेगी, है ना। तो भाई यहाँ पर हम क्या करें? तो मुद्दा ये है कि भाई ये जो क्लेम है, जो क्लेम्स आप ला रहे हैं, इसका बेसिस क्या हो? तो भाई जो क्लेम्स है कि आपको लगता है ये आपका है, हो सकता है क्लेम का बेसिस आपका रीजन हो, यानी कि लॉजिक हो, रेशनैलिटी हो। अगर आपके क्लेम्स का बेसिस रीजन है, रेशनैलिटी है, कि यार रेशनैलिटी, लॉजिक, नेचर ने हमें ऐसा दिया है, ये मैंने लॉजिक से पाया है कि हाँ, क्योंकि आई एम बॉर्न इन दिस होम, तो मेरा यार ये हक तो बनता है। तो ये लॉजिक लगाया आपने, क्योंकि नेचर को आपने देखा कि हाँ इसी घर में पैदा हुए हो, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो क्लेम है, मतलब वो वैलिड है, तो प्रूफ तो है, नकार तो नहीं सकते घर वाले। तो भाई फिर नकार नहीं कर सकते, तो भाई फिर तो इस लॉजिक से, नेचर के लॉजिक से यू आर बेसिंग योर क्लेम्स, राइट। तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन दूसरा तरीका एक और होता है कि आपके मम्मी पापा कहें देखो हमारे घर में नेचुरल राइट नहीं चलते, हमारे घर में चलता है पॉजिटिव राइट्स। अब पॉजिटिव राइट्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव राइट ऑब्लिक लीगल राइट्स। इसका मतलब है कि अधिकार आपका वही माना जाएगा जो हम कहें। तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि यार ये लिस्ट हम दे रहे हैं तुम्हें, इस लिस्ट में जो लिखा है, इस घर में तुम्हारे बस वही राइट्स हैं, उसके अलावा सोचना छोड़ दो। ये सोचकर, लॉजिक लगाकर जो तुम नए नए राइट्स क्लेम करते रहते हो ना, जब टीनेज में आए तो ये राइट्स क्लेम करने लग गए, 12th में कुछ राइट्स क्लेम करने लग गए, ग्रेजुएशन में कुछ राइट्स क्लेम करने लग गए, कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा। क्यों? क्लेम का बेसिस क्या बोल दिया? व्हाट इज
mentioned in that particular document. Positive rights यानी कि which is issued by the state, which is issued by the state. क्या लगता है आपके घर में क्या चल रहा है? नेचुरल राइट चल रहा है, ट्रेडिशन, या फिर पॉजिटिव राइट्स चल रहा है? क्योंकि पॉजिटिव राइट्स का मतलब समझिए, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव का मतलब वो अच्छा नहीं है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट इशू कर रही है एक ऑर्डर, बस उसी को माना जाएगा आपका राइट, उसके इधर उधर नहीं। तो यहाँ पर तो हो गया नेचुरल राइट, और ये जो हो गया ये हो गया पॉजिटिव राइट, या इसी को ही लीगल राइट भी बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। लॉ किस नेचुरल राइट वाले टॉपिक पर बोलते हैं कि देखो, जब स्टेट ऑफ नेचर था तो उस समय पर भी certain rights were enjoyed by the people, certain rights were enjoyed. हमने पूछा भाई कैसे? स्टेट ऑफ नेचर में तो स्टेट ही नहीं है, तो कैसे एंजॉय कर रहे थे? वहां तो क्याओस हो जाना चाहिए था। तो वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं सर्टेन राइट्स वर एंजॉयड इन स्टेट ऑफ नेचर, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। हमने पूछा कैसे, लेकिन तो इनका कहना है कि देखो, रीजन इन पर्सन एंड पैशन यानी कि एपेटाइट, दे आर बैलेंस्ड। पीपल हैव दिस एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, ये बात आपने कल भी समझ ही ली थी, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, ड्यू टू विच they are not harming others, don't harm others in general. लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म कोई कर दे ऐसा, तो इसी वजह से हमने स्टेट को बनाया था। तो कह रहे हैं देखो, ये राइट्स तो पहले से नेचर से ही चलते आ रहे हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सपोर्ट ऑफ नेचुरल राइट ट्रेडिशन। तो हमें पता लगा कि यार ये जो लॉक हैं ये सपोर्टर हैं नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन के, जो मॉडर्न टाइम में सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ राइट्स हैं। मॉडर्न टाइम के सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ राइट हैं, क्योंकि माना जाता है दे लेड टू इमेंसिपेशन ऑफ पीपल। इमेंसिपेशन समझते हो? नहीं समझते? इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट। आपका अपलिफ्टमेंट हो पाया है ड्यू टू नेचुरल राइट ट्रेडिशन। एग्जांपल दूं और थोड़ा करंट से भी कनेक्ट करके। लॉक अपने समय में ये बात कह गए, दिमाग में बत्ती जला गए, आइडिया आ गया कि यार ये तो बात ठीक है, नेचुरल राइट तो प्रोटेक्ट होने चाहिए। अगर नेचुरल राइट कहीं पर एक्सेप्ट होते हैं कि हाँ यार नेचुरल राइट हमारे एक्सेप्टेड हैं किसी भी देश में, किसी पॉलिटी में, तो मुझे बताइए इससे स्टेट पर लिमिटेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? यस और नो? अरे बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अगर आपने कह दिया लोगों के हैं नेचुरल राइट, तो उसका मतलब है कि स्टेट तुम्हें हर हालत में इनको तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, तुम इनको छीन नहीं सकते, राइट? तो यानी कि यस, स्टेट पर लिमिटेशन लगेगी। करंट कंटेक्स्ट में जो आप ह्यूमन राइट ट्रेडिशन देखते हैं, अगर मैं कहूं कि ह्यूमन राइट्स आर सबसेट ऑफ नेचुरल राइट्स, बताइए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कम ऑन फास्ट। ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन, अगर कह दिया जाए नेचुरल राइट, क्या कहेंगे आप? यस नो, यस नो, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स? आंसर इज ट्रू, क्योंकि देखो ह्यूमन राइट ट्रेडिशन क्या कहता है कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, क्योंकि आप ह्यूमन हैं,
केवल इस वजह से आपके कुछ राइट्स होने ही होने चाहिए। तो यानी कि ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे कि वी हैव यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यूएन के लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, राइट। ये कहां से आ रहा है? नेचुरल राइट ट्रेडिशन से ही आ रहा है, क्योंकि लॉजिक के बेसिस पर आप एक्सपेंड कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, नेचुरल राइट्स आर क्वाइट वाइड। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मान लीजिए कि नेचुरल राइट ओपन एंडेड है, उसके अंडर ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट में से कुछ ह्यूमन राइट को जिसको हमने फंडामेंटल करार देना था, तो हमने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? चलिए, ये बात तो हो गई आपको क्लियर। चलिए अब टॉलरेशन की बात करते हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट देयर कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन अ डाइवर्सिफाइड सोसाइटी विदाउट टॉलरेशन? बताइए, ट्रू और फॉल्स, कितने लोगों को लगता है स्टेटमेंट ठीक है? क्या कहा मैंने? टॉलरेशन के बिना सक्सेसफुल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में। अरे बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात। जो लोग फॉल्स बता रहे हैं, आप हैं फॉल्स खुद। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, कि हाँ यार, दूसरे लोग आपसे अलग हैं। डिफरेंस, ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है, उनके कुछ प्रैक्टिसेस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इफ दैट इज नॉट हार्मिंग सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज की बात कर रहा हूं, आपको हार्म कर जाए, आप सोसाइटी एट लार्ज, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब कि ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर ओपिनियन, योर प्रैक्टिस, बट ठीक है, यू कैन एक्सेप्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में हेट्रोजेनिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ आर नाउ मोर विजिबल इन सेवरल कंट्रीज। आंसर है इंक्रीज हुई है, क्योंकि यूरोप के किसी एरिया में जहां पर एक पर्टिकुलर से एरिया में एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कल्चर वाले लोग रहते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब वहां पर अलग अलग एरिया से अलग अलग फेथ वाले, कल्चर वाले लोग भी आकर बसे। वहां पर उन्होंने जॉब करी, किसी ने इंडस्ट्री लगाई, इस तरीके से काम आगे बढ़ा। तो मीन्स वी आर लिविंग इन अ हेट्रोजेनस सोसाइटी। हेट्रोजेनस यानी कि डाइवर्सिटी। इसमें विदाउट टॉलरेशन स्टेबिलिटी संभव नहीं है। जब तक टॉलरेशन नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। Because if you are not going to be tolerant towards a particular section of society, how can you expect stability? दूसरे वाले कुछ ना कुछ कर देंगे, chaos हो जाएगा, है कि नहीं? अब जरा हॉब्स से कंपेयर करके चलते हैं थोड़ा, फिर यहाँ पर पॉइंट एक्सपेंड करेंगे। देखो हॉब्स का क्या मानना था? हॉब्स का मानना था कि स्टेट सबसे ऊपर है, स्टेट के नीचे आता रिलीजन। ठीक है, सीधी बात, स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन सा रिलीजन चलेगा। बहुत हो गया वो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स, और स्टेट ने कहा ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन, तो अब बस वही चलेगा। तो यानी कि क्या हॉब्स में रिलीजियस टॉलरेंस दिख रही है? आंसर इज नो। अगर कंपेयर करें लॉक से तो नहीं दिख रही भाई, क्योंकि हॉब्स ने देखा यार, टॉलरेंस के नाम पर जब जब डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग आते हैं, तो डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग अपने पैशन से चलते हैं, लॉजिक से नहीं चलते। यहां पर हम कह रहे हैं ओपिनियन प्रैक्टिस के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करो, हॉब्स कह रहे हैं रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? हर कोई थ्रेटन हो जाता है जैसे ही वो देखता है कि अच्छा, दूसरे का प्रेयर करने का तरीका अलग है, दूसरे का आफ्टर लाइफ का फंडा अलग है,
उसको लगता है कि अगर ये वाले लोग हमारे आसपास बढ़ रहे हैं तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि पीपल गेट इनसिक्योर एंड इनसिक्योरिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, chaos, और वो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं देना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से वो किस में बिलीव करते थे कि स्टेट इज अबव रिलीजन। ठीक है, लेकिन लॉक बदले हुए इंसान थे। लॉक ने कहा नहीं नहीं यार, पीपल शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आप स्टेट डिसाइड कर रही है रिलीजन, ये बात ठीक नहीं है। स्टेट शुड नॉट फोर्स रिलीजन ऑन समवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फॉलो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है? बताइए, कम ऑन फास्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस? बताइए। आंसर इज 25। 25 कहता है कि देखो, इस लेक्चर के बाद अगर आपको लगे कि हाँ यार मेरे पास फंडामेंटल राइट है कि यार मैं अपने कॉन्शियंस के बेसिस पे अपना धर्म चेंज करना चाहता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज पर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25। फिर जब चेंज कर ही लिया है तो डिक्लेयर भी कर दो, प्रोफेस। जब डिक्लेयर कर ही दिया है तो प्रैक्टिस भी कर लो रिचुअल्स को, प्रेयर के तरीकों को। जब प्रैक्टिस कर ही रहे हो, दूसरे पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, तो उनको बता भी दो क्या कर रहे हो, प्रोपेगेट भी कर दो अपने आइडियाज को। तो यानी कि CP क्यूब, ये हमारे प्रोविजंस आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट में मेंशन है। यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आता है। इसकी जो नींव थी इस आर्टिकल की, हमें कहां दिख रही है? इसकी फाउंडेशन लॉक के व्यूज में दिख रही है। तो लॉक वाज द वन हु वाज प्रोपेगेटिंग दिस आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी अडॉप्टेड एट स्टेट लेवल, दैट देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में क्रेडिट इनको दिया जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब होता है पीपल कैन चूज देयर रिलीजन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लॉक इसमें अपनी एडवाइस देते हैं। लॉक कहते हैं अगर जोर जबरदस्ती से, डर से तुमने लोगों का रिलीजन चेंज भी करा दिया, जिसको हॉब जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ यार ठीक है, एक ही तरह का रिलीजन रहेगा, सही रहेगा, लेकिन लॉक कहते हैं नहीं, ठीक नहीं रहेगा। फियर के चक्कर में लोग रिलीजन चेंज भी कर लेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से उनका जो विश्वास है वो अपने रिलीजन में ही रहेगा, ज्यादा चांसेस ये हैं। तो फिर फायदा ही क्या हुआ इसका, राइट? सो इससे अच्छा है कि पीपल कैन चूज देयर रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस रखो, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो, रिकॉग्नाइज करो डिफरेंसेस ओपिनियन प्रैक्टिस को। अगर उनकी वो प्रैक्टिस सोसाइटी एट लार्ज को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर ये वाली बात नहीं समझ आई, नॉट हार्मिंग सोसाइटी एट लार्ज। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यहां पर जो आपका फंडामेंटल राइट है 25 में, तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? एक्सेप्शन तो यहां पर भी है। एक्सेप्शन यानी कि जहां पर आपकी फ्रीडम ले ली जाएगी। एक्सेप्शन है PMH, पब्लिक ऑर्डर। अगर आप रिलीजन की प्रैक्टिस के नाम पर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो तो स्टेट इंटरवीन कर देगी। फिर आप कहोगे मैं आपको दिलाना याद चाहता हूं याद लॉक को। लॉक देखिए क्या कह के गए थे, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और प्रैक्टिसेस ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कहेगी कि बेटा एक्सेप्शन में ये भी तो देख लो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मोरालिटी, अगर धर्म के नाम पर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो सोसाइटी की मोरालिटी के खिलाफ है तो वो अलाउ नहीं होगा। और मोरालिटी तो हमारे देश में काफी ज्यादा डिस्कस हो रही है आजकल, आप सबको पता है क्यों। कुछ कमेंट्स जो आए थे किसी एक कॉमेडी शो में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मोरालिटी पर बोल रही है। तो मोरालिटी डिस्टर्ब, मोरालिटी तो इवन विद द बैकिंग ऑफ रिलीजन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इमोरल है वो भी अलाउड नहीं होगा। हेल्थ, कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर रहे हो जिससे हेल्थ पर नुकसान हो रहा है, वो भी अलाउ नहीं होगा। आप कहोगे सर रिलीजियस प्रैक्टिस से, पूजा करने से सर क्या हो जाएगा, प्रेयर करने से हेल्थ पे क्या नुकसान हो जाएगा? अरे यार रिलीजन में कई सारी तरह की प्रैक्टिस होती है ना, केवल पूजा ही थोड़ा ना होती है। मान लीजिए आप आ रहे हैं, एक रिलीजियस सेमिनरी है, कोई रिलीजियस प्लेस है,
कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से आप कुछ खाने का लेकर जा रहे हैं और उसके बाद आप बार बार वहाँ आए जा रहे हैं, आपका मन ही नहीं लगता अपने घर, आप चाहते हैं बार बार आप वहीं आए शरणों में, तो हो सकता है कि उस चक्कर में प्रसाद में कुछ ऐसा दिया जा रहा हो जिससे यू आर बीइंग एडिक्टेड, है ना, तो हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है भाई, एक्शन होना चाहिए, राइट, यस। तो यानी कि ये बात आपको क्लियर होगी अब, ठीक है। एक यहां पर बताता हूं ट्विस्ट क्या है लॉक में। जैसे हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है आर्टिकल 25 में, हम कहेंगे कि वी हैव बिकम मोर मैच्योर देन व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दिस पॉइंट। व्हाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 25 में जो कॉन्शियंस है उसका मतलब ये भी है दैट यू हैव दिस फ्रीडम टू फॉलो नो रिलीजन, यानी कि आप एथीस्ट भी हो सकते हैं। कल को आपको लगे मैं तो किसी धर्म को ही नहीं मानता, ऑफिशियली आई एम एन एथीस्ट पर्सन, अगर आप ऐसा करें तो कर लीजिए, हम तो अलाउ कर रहे हैं आर्टिकल 25 में, इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन लॉक ने कहा नहीं, लॉक ने कहा ये जो एथीस्ट लोग हैं इन पे विश्वास नहीं करना। कितने लोगों को आप में से ऐसा लगता है कि एथीस्ट पे विश्वास नहीं करना चाहिए? लॉक कह रहे हैं डू नॉट ट्रस्ट एथीस्ट। ये जो टॉलरेंस है ये केवल रिलीजियस पीपल तक है, धार्मिक लोगों तक टॉलरेंस रखो, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, तो उनको ट्रस्ट मत करो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्या बात है, हमारी क्लास ही डिवाइडेड है इस पॉइंट पे। तो एक कमेंट आ रहा है कि एथीस्ट आर मैन ऑफ रीजन इन रियलिटी, आई विल ट्रस्ट एथीस्ट मोर देन अ रिलीजियस पर्सन। एक कह रहे हैं कि एथीस्ट पापी होते हैं, एक कह रहे हैं जो अपने रिलीजन के नहीं वो किसके होंगे, एक कह रहे हैं कि एथीस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास इज डिवाइडेड ऑन दिस, ठीक है, यही ब्यूटी है पॉलिटिकल साइंस की, डिवाइडेड रहो आप। लेकिन लॉक का क्या रीजन था? लॉक का कहना है, यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट को, लॉक का कहना है कि जो सोसाइटी है ना वो बिना कॉवेनेंट्स के नहीं चलती, यानी कि बिना रूल्स के नहीं चलती। लॉक का कहना है कि सोसाइटी इज लाइक अ बॉन्ड, सोसाइटी इज लाइक वेयर पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ बॉन्ड, एक रिलेशन होता है दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ, एंड एवरी बॉन्ड इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और नॉट, एवरी बॉन्ड इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स और नॉट। भाई हर एक रिश्ते के कुछ सिद्धांत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, जो आप भूलते जा रहे हो। तो सोसाइटी में, सोसाइटी इज लाइक बेस्ड ऑन बॉन्ड्स, प्रिंसिपल्स, कॉवेनेंट मींस रूल्स, एंड एथीस्ट पीपल। और वो कह रहे हैं कि देखो जो रिलीजन है, जो रिलीजियस लोग होते हैं, तो रिलीजन आपको प्रिंसिपल्स सिखाता है, चाहे अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव सिखाए, लेकिन वो प्रिंसिपल्स में जीना तो सिखाता है आपको। वो आपस में बॉन्ड होना चाहिए शेयर्ड व्यूज के बेसिस पे, वो तो सिखाता है आपको। हर एक रिलीजन के कुछ रूल्स होते हैं, यम नियम, जिनका पालन करना होता है, that you have to follow those rules, that's how you become a religious person। तो रिलीजियस लोगों के अंदर ये खासियत है, रिलीजन एटलीस्ट उनको ग्रूम करता है इन चीजों के लिए, और ये जो चीजें हैं ये यूजफुल हैं इन पब्लिक स्फेयर, क्योंकि उन्हें आदत है बॉन्ड्स में रहने की, रूल्स में रहने की, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। तो अल्टीमेटली पब्लिक स्फेयर में जब कोई लॉ स्टेट बनाती है, तो वो स्टेट भी क्या है, वो जो लॉ है वो भी एक तरीके से कॉवेनेंट है, रूल है, लॉ है, तो उसको भी more chances are that religious people are going to follow that law because they have this habit of following law, living under that condition as the best way of life। but जो atheist हैं, they should not be trusted, do not trust atheist। why? because they are free from any rule, and if you are free from any rule, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सर हम तो अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त मानते हैं, मतलब सोसाइटी के कोई भी बॉन्ड, प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन हम किसी को मानते ही नहीं, हम इन सब चीजों से ऊपर है।
तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन लॉक कहते हैं भाई ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फ्री फ्रॉम एनी रूल, दे कंसिडर देमसेल्फ फ्री फ्रॉम एनी रूल, दे मे नॉट फॉलो द लॉ विच इज मेड बाय स्टेट, राइट? सो दैट्स एन इशू। तो एथीस्ट पर टॉलरेंस वाली कंडीशन नहीं लगती। अगर ये पूरी बात हो गई हो क्लियर, मेंशन अल्ट्रा क्लियर, हो गई क्लियर बात? चलिए प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी एज पर लॉक? लॉक का कहना है कि यार प्रॉपर्टी ना, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, समझ लो कि वो राइट टू लाइफ की इक्वल ही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के जिंदगी क्या जिंदगी है। प्रॉपर्टी मीन्स योर राइट, मतलब प्रॉपर्टी मीन्स योर एसेट्स, रिसोर्सेज विच यू नीड टू सर्वाइव। नो human can live without property or assets or resources. We need some kind, to some extent, resources. अब इनका कहना है कि जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसका मतलब है वही प्रॉपर्टी जो आपने अपनी लेबर से अर्न करी है, अर्नड फ्रॉम लेबर, अर्नड फ्रॉम लेबर, और लीगल मीन्स, जो कानूनी रास्ता है भाई, जैसे इनहेरिटेंस की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। लॉक तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। कितने लोगों को लगता है कि यार ये बात क्या कह दी है, मतलब कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? जस्ट मेंशन मी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ मेंस पर्सनालिटी, और जब मैं मेन कह रहा हूं तो वुमेन भी है, ह्यूमंस पर्सनालिटी, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये बात समझ में नहीं आई, पर्सनालिटी कैसे? पर्सनालिटी का मतलब क्या है? आप कहोगे पर्सनालिटी का मतलब है द वे समवन स्पीक्स, द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट समवन इज हैविंग, ये सब पर्सनालिटी में होता है, राइट? लेकिन यहां पर पर्सनालिटी का मतलब एक्चुअली है कि आपकी पर्सनालिटी बनती है आपकी लेबर से, आपके वर्क से, और आपके वर्क पर, आपके लेबर पर आपका पूरा अधिकार है, बिकॉज यू गॉट दिस लाइफ एंड यू चोज टू स्पेंड टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। तो यानी कि आपने सोचा, आपने काम किया, इस वजह से आपने प्रॉपर्टी कमाई, तो बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर नहीं, अभी भी वी आर नॉट कन्विंस्ड। नहीं हो कन्विंस्ड? तो लॉ के एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है हमारे, पीयूष गौतम, ठीक? तो पीयूष आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, छोटा है बड़ा भाई, है ना? तो मान लीजिए कोई आपके सिबलिंग्स हैं, अब आप दोनों को सेम अपब्रिंगिंग मिली है, सेम एटमॉस्फेयर, सेम रिसोर्सेज, सेम सपोर्ट, सब कुछ सेम, लेकिन क्या लाइफ में आउटकम जो होगा, लाइफ में क्या कर रहे होंगे, क्या पीयूष गौतम और पीयूष गौतम का जो ब्रदर है या सिस्टर है, जो भी है सिबलिंग, तो क्या जरूरी है वो सेम लेवल पे होंगे लाइफ में इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी? क्या जरूरी है वो सेम लेवल पर होंगे इन लाइफ में इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, in terms of contribution that they are making in society, the way they are living their life? Answer is no. तो नहीं है ना ऐसा, क्योंकि पेरेंट्स सेम थे, माहौल सेम था, रिसोर्सेज सेम थे, सपोर्ट सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन रिजल्ट अलग था। रिजल्ट अलग क्यों हुआ? तो लॉक कह रहे हैं रिजल्ट इस वजह से अलग हुआ कि जिस समय पीयूष गौतम इस क्लास में पीएसआर ऑप्शनल पढ़ रहे थे, अपनी गोल की तरफ मेहनत कर रहे थे,
हो सकता है कि जो दूसरा भाई बहन है वो अपने समय जाया कर रहे थे, ऐसा हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, वेयर यू इन्वेस्ट योर लेबर, वर्क is going to determine your property, your resources that you are going to have. And resources are what actually gives us position in the society. क्योंकि अगर सोसाइटी में हम हैं तो भाई हमें कंट्रीब्यूट भी करना होगा, पर्पस को सॉल्व भी करना होगा, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा, परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। और रेस्पेक्ट आपको तब मिलेगी जब आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन दूसरों की ज़रूरतों को पूरा तो तब करोगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा। दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? And that is why he says that since this is part of a personality, you should be having right to property. It should be protected by the state. Right? Clear है बात? अब कितने लोग कन्विंस्ड हैं लॉक से जो पहले कन्विंस्ड नहीं थे? अगर अब कन्विंस्ड है, जस्ट मेंशन ये वाई कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है लॉक। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पर वो फर्दर एलेबरेट करते हैं लॉक। कहते हैं प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना, property should not be earned by fraud. Property should not be earned via fraud. फ्रॉड से अर्न नहीं करनी प्रॉपर्टी, वो गलत होगा, राइट? दैट इज नॉट राइट टू प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने कमाई है और आपने कहा मेरी पर्सनालिटी, मतलब आपकी पर्सनालिटी, नॉट मेरी, फ्रॉड वाली है, ठीक है, चीटिंग वाली है, आपने किसी को चीट करा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स को कब्जा लिया, और आप कह रहे हो यार मैंने अपनी पर्सनालिटी से लेबर वर्क ही ऐसा किया है, इससे प्रॉपर्टी है तो मुझे भी दो राइट टू प्रॉपर्टी। लॉ कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी, तुम्हें डाला जाएगा जेल में, तुम्हें किया जाएगा पनिश, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी में नहीं आता, राइट? यस। सेकंड, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लो आपने घर बनाया, ठीक, छोटा सा कोई घर बनाया आपने, आपके बहुत सारे घर हैं, और अब आपका और आपके फ्रेंड में कुछ शर्त लगी, या फिर आपको लगा कि यार मुझे एक यूनिक एक्सपीरियंस लेना है, ये आपकी बात है भाई, आपका दिमाग है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपने कहा कि अगर आज इस वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हार गई तो मैं मतलब कि अपना घर जला दूंगा। भाई बड़े शौक आपके, क्या ही कहें। तो आपने कहा ठीक है, अब आपने, इंडिया हार गई मान लीजिए, ऐसा ना हो, आई विश, तो आपने क्या करा, आपने घर में आग लगा दी। तो क्या अपनी प्रॉपर्टी जिस पर आपका पूरा हक है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट कि यार राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी एब्सोल्यूट, क्या राइट टू प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि अपनी प्रॉपर्टी का आप कुछ भी करो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में आग लगाना चाह रहे हो तो आग लगा दो, क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर आएगा? यस और नो? ये चलो दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आप लोग ही एग्जांपल दे रहे हैं कि टीवी फोड़ देता हूं मैं, ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा भी है जो टीवी फोड़ देता होगा, लेकिन मान लो टीवी आपने फोड़ दिया, तो टीवी भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या टीवी फोड़ देना, टीवी भी एक आपकी प्रॉपर्टी है, क्या वो एक्चुअली प्रॉपर्टी के लिए जो लॉ के व्यूज हैं, क्या वो इस पर एग्री करते हैं? आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इज फॉर यूज, यानी कि प्रॉपर्टी की अपनी एक यूटिलिटी है, इसलिए होती है प्रॉपर्टी, नॉट टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपको याद है, अभी कुछ पेट्रोल पंप वगैरह पे भी, मतलब कुछ लोग ऐसे काम हरकतें करते हैं ना कि अपनी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, पेट्रोल बहा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो
बेसिकली आइडिया ये है कि यार प्रॉपर्टी इस वजह से है जिससे कि तुम उसका यूज कर सको, यूटिलिटी रख सको, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाट ही सेज, राइट। तीसरा पॉइंट, should not stop others from earning property. दूसरे का हर्डल नहीं बनना आपको रास्ते का। बात समझ में आ रही है? यू शुड नॉट बिकम hurdle in way for others to earn property. Should not stop others from earning property. तो अगर कोई मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी अर्न करना चाहता है तो आप उसमें रुकावट ना बनिए। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो लॉक दे रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। तो अगर ये बात है बिल्कुल क्लियर तो मेंशन क्रिस्टल क्लियर। और प्रॉपर्टी पर लॉक के जो व्यूज हैं वो क्लियरली क्या शो करते हैं कि ही इज अ बुर्जुआ थिंकर। यानी कि थिंकर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। अच्छा, मार्क्स लॉक के लिए अगर कुछ चंद शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? यानी कि अगर प्रॉपर्टी पर जो व्यूज हैं उनका क्रिटिक करना हो हमें, तो क्रिटिक में आप किसको यूज कर सकते हो? क्या लगता है आपको? मार्क्स के व्यूज बताओ आप, क्योंकि मार्क्स देखो बिल्कुल सही कहा। मार्क्स कहेंगे कितना पैसा मिला था लॉक तुम्हें इस काम को करने का? यू हैव डन वल्गर जस्टिफिकेशन, वल्गर डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटीज राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से होती है, तो आपने तो वल्गर डिफेंस कर दिया ऐसे प्रॉपर्टी के राइट्स का। बात समझ में आ रही है? राइट, यस, वल्गर डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी। मार्क्स कहेंगे ये जो लॉक कह रहा है ये बेसिकली लॉजिक दे दे के जस्टिफाई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्रॉपर्टी कंसेंट्रेट किसके पास होती है? केवल कुछ के पास। और जिसके पास प्रॉपर्टी एसेट्स कंसेंट्रेट हो जाते हैं, फिर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हर एक चीज को, स्टेट उसके हाथ में हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें नहीं पता कहाँ कहाँ कितना पैसा है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, दोज हु आर हार्ड वर्किंग डे एंड नाइट एंड बट दे आर स्ट्रगलिंग। तो आप कहेंगे कमी तो उनमें, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उतना पैसा नहीं बन रहा। बट मार्क्स कहेंगे यही तो तुम्हारा भोलापन है, तुम ये समझ नहीं पाए कि किसी के पास जो पैसा है और किसी के पास जो पैसा नहीं है, उसके लिए जो रीजन है वो केवल खुद वो लोग नहीं है, केवल उनकी पर्सनालिटी नहीं है, जैसा इन्होंने खूबसूरती से जस्टिफाई कर दिया। उसके लिए कारण वो सिस्टम भी है जो जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाता है कि एडवांटेज ज्यादा कुछ लोगों के पास जाए। kind of economic models, kind of laws which are made to favor few people, and other peoples, if they have to acquire that status, they have to struggle and work more and more. There is no limit to that. तो अमीर केवल इस वजह से नहीं है कि उसने काम अच्छा किया, वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम भी उसके सपोर्ट में है। सिस्टम इज ट्विक्ड इन देयर फेवर, राइट? इस वजह से भी है। तो मुझे लग रहा है ये बात तो आपको हो गई होगी क्लियर। हम लॉक या मार्क्सिस्ट क्रिटिक यहां पर कर देंगे। अब बात आते हैं, डिस्कस करते हैं लॉक के व्यूज रिगार्डिंग विमेन। क्या कहते हो, क्या लॉक विमेन इक्वालिटी के फेवर में होंगे? क्या लगता है आपको?
लॉक सपोर्ट करते हैं इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं विमेन आर नॉट समवंस प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये है, और जरा मैं आपको बता दूं कि लॉक के टाइम पे एक्चुअली ब्रिटेन में क्या है। विमेन के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होना ही बहुत मुश्किल है। इन जनरल प्रॉपर्टी registrations are done in the name of men only. Property is concentrated, political powers are concentrated, government and these bureaucracy, all of it, they are concentrated in the hands of men. अगर मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी एक ही बेटी है, एक ही डॉटर है, तो अब जो उनकी प्रॉपर्टी है तो अल्टीमेटली वो किसके नाम पर ट्रांसफर होनी चाहिए बताइए? बेटी के नाम पर। लेकिन ब्रिटेन में रूल था बेटी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो फिर किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी? क्या लगता है, अंदाजा लगाओ। कोई स्टूडेंट कह रहा है कजिन, कजिन नहीं है, स्टेट नहीं, आंसर इज सन इन लॉ। सन इन लॉ, अगर एक ही बेटी है तो अब बेटी का जो हस्बैंड होगा, सन इन लॉ होगा, उसके नाम पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। देख रहे हैं? प्लस ये अपने आप में क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अब प्रॉपर्टी तो बेटी के हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दी, अब बेटी का जो हस्बैंड है एक्चुअली उसी के पास ये लीगल पावर है कि इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से करे कि भाई वो विमेन की जो जरूरत है उसको ही पूरा करता रहे। एंड विमेन दैट इन दैट सोसाइटी वर एक्चुअली कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ मेन। आज तो चीजें बदली हैं और कई जो लॉज होते हैं उसका मिसयूज भी होता है, कई लोग लेकिन मानते हैं कि अगर मिसयूज हुआ है तो इस वजह से हमें ऐसे लॉ को ही हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज भी मतलब आज का इंडिया है कि डीसीडब्ल्यू की रिपोर्ट बताती है कि 48% जो केसेस हैं दहेज उत्पीड़न के वो फर्जी हैं, और वो हेडलाइन बनती है। बिल्कुल सही बात है, वो फर्जी हैं। कितने परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लड़कों की बात कोई नहीं करता, जो इस चक्कर में कोर्ट कचहरी में अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल बात सही है, सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन मुद्दा ही ये डेटा कुछ और भी तो बता रहा है। 52% केसेस ऐसे भी हैं जो सही हैं। वाकई वहां पर डाउरी हेरसमेंट होता है, मेंटल हेरसमेंट होता है, फिजिकल असॉल्ट होते हैं, एंड वुमेन हैज नो अदर वे टू गो। उसके पास अपने घर से कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी डेस्टिनी अब वही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है अब अपने हस्बैंड की और उनके परिवार की। तो कहने का मतलब कि दोनों चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लॉ किसके लिए बना था? उन 52% गर्ल्स के लिए, उन 52% वुमेन के लिए, कि उनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन प्रॉपर्टी, वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता था, माना जाता था, आज भी कितनी जगह माना जाता है। तो लॉ उस टाइम पर देखिए क्या कह रहे हैं। 17th सेंचुरी की बात चल रही है, आज आप 21st सेंचुरी में है। विमेन आर नॉट समवंस प्रॉपर्टी। दूसरा, वोट, भूल जाओ वोट, विमेन को वोटिंग पावर नहीं। ठीक। इकोनॉमिक स्फेयर, विमेन का रोल बेयर मिनिमम। पॉलिटिकल स्फेयर बेयर मिनिमम। तो कहने का मतलब विमेन है कहां फिर? तो विमेन तो सेकेंडरी स्टेटस में जी रही थी, है कि नहीं? तो यानी कि हमें लॉक के विचारों में एक रिफॉर्मिस्ट व्यू दिखता है कि चीजें रिफॉर्म होनी चाहिए। हालांकि लॉक ने भी उतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया इस पर्टिकुलर इशू पर जितना लॉक के बाद जो थिंकर आए जीएस मिल उन्होंने किया। उनका तो डेडिकेटेड वर्क है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल्दो slavery is abolished, but one slavery is still there in our homes.
which is not even recognized as slavery. That is slavery of women, especially homemakers, because they're expected to work day and night, no off, all their life without any due regard. कितनी फैक्ट वाली बात है कि नहीं? खैर, यस, बिल्कुल सही का अनुरोध, सेफगार्ड होने चाहिए। रिफॉर्मिस्ट भी रख रहे हैं, यानी कि यहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्फेयर में जेंडर जस्टिस का सपोर्ट दिख रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? फेमिनिस्ट आइडिया यहां पर शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फेमिनिज्म आपको इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन डिटेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ना, तब आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि यार फेमिनिस्ट ऑफ व्हाट टाइप, क्योंकि लिबरल फेमिनिस्ट हुए हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हुए हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट हुए हैं, किस तरह के फेमिनिस्ट हैं आप, राइट? तो हम कहेंगे कि मतलब he was having reformist view, he was having liberal idea, and liberal idea means he was talking about freedom. So since Locke is considered as father of liberalism, और लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो चॉइसेस को इंक्रीज करने की बात करता है, रेस्ट्रिक्शंस को डिक्रीज करने की बात करता है, और क्योंकि आप पॉलिटिकल स्फेयर में बात कर रहे हैं, वे पॉलिटिकल स्फेयर में चीज़ें हों, इकोनॉमिक स्फेयर में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो मेजरली आपके अंदर शो क्या हो रहा है? लिबरल फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शो हो रहा है। बट ही वाज नॉट, मतलब his core work was not feminism, so that is why within feminism you won't find mention of Locke, क्योंकि फेमिनिस्ट वो होते हैं जिनका वर्क का कोर ऑब्जेक्टिव होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो ऐसा हमें लॉक के अंदर नहीं दिख रहा, लॉक का एक पासिंग रेफरेंस दिख रहा है, ठीक है, लॉक का एक आइडिया दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए, बट कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन थीम्स पर, ठीक, PYQs पर, जरा देखते हैं उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कंपेयर Hobbes and Locke as political thinkers। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें ऑलरेडी मैं आपको काफी कुछ कंटेंट दे चुका हूं, है ना? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी मन की बात मुझे इस कंप्यूटर से सुनाई दे रही है और आप कह रहे हैं कि सर इसको, सर आप मत लिखो आंसर को, इसको तो हम लिखेंगे सर। अभिषेक शर्मा, देखो जस्ट बेसिक ऑन, मतलब बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन कि वेदर यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यू नो द कीवर्ड्स एंड यू नो द आंसर स्ट्रक्चरिंग, दैट्स इट। आप PSIR में हैं, ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्टिविटी होती है, देयर कैन बी 3-4 वेज ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर, मतलब सेम ही चीज होगी, हर किसी का सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो सकता है, कोर जो कंटेंट है वो सेम होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है तो एग्जैक्ट वो लगभग सेम ही होगा। चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या आप लिख सकते थे। देखिए ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको ऐसे में करना चाहिए। जब हॉब्स एंड लॉक हैं तो आपको पता है, मतलब इंट्रो में आप क्या कर सकते हैं, देखो वर्ड है कंपेयर, कितने लोगों ने ओनली डिफरेंसेस पे फोकस किया है, क्योंकि वो समझ गए थे कि कंपेयर करने के लिए बोला है तो सीधे सीधे दोनों में डिफरेंसेस को बता दो।
हॉब्स एंड लॉक में कितने लोगों ने इस ट्रिक को समझ के डिफरेंसेस बताए हैं? जस्ट मेंशन मी। क्या बात है, ऐसा नहीं करना था। मुझे एक मूवी का सीन याद आ गया, पता नहीं कौन सी मूवी थी, कुछ उसकी क्लिप्स भी काफी वायरल होती हैं कि वो एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पे होता है कि आपके साइड में ये राइट बटन है, तो पायलट कहता है हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो वही आपके साथ हुआ है। देखो, कंपेयर का मतलब ओनली डिफरेंस नहीं होता, ओनली हटा दो, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों होता है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो कि तो पहले मैंने क्वेश्चन जो लिख रहा था यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट लिखा था वर्ड, मुझे पता था यार डिफरेंशिएट तो आप बता ही दोगे सीधे सीधे, क्योंकि मैंने भी आई थिंक लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन से की थी जब लॉक स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट नहीं, फिर मैंने उसको रफ करके कंपेयर वर्ड लिखा था जान पूछ के, क्योंकि मुझे पता था कई लोग इस ट्रैप में आएंगे, केवल डिफरेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटीज भी बतानी थी, राइट, दोनों चीजें। तो अब सिमिलरिटी में आप क्या बता सकते थे, याद करो। यहां पर बता दूं आपको, हॉब्स एंड लॉक दोनों ही मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, राइट। इनके आइडियाज ने फाउंडेशन बनाई है मॉडर्न नेशन स्टेट थ्योरी की, ठीक है। दोनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के थिंकर हैं, बिल्कुल सही। दोनों ही इंडिविजुअलिस्ट हैं, दोनों पर ही आरोप लगता है कि वो कैपिटलिस्ट आइडिया को सपोर्ट करते हैं। कुछ याद आ रहा है? ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, राइट। अब एक स्टूडेंट है हमारे, अच्छा शालू जामवाल, शी इज सेइंग सपोर्ट डेमोक्रेसी। कितने लोगों को लगता है कि सपोर्ट डेमोक्रेसी ये सिमिलरिटी में आएगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है? कम ऑन, जस्ट मेंशन मी। अरे भाई साहब नो, ऐसी बातें करोगे हॉब्स से निकल कर आ जाएंगे जहां पर भी दफन है। याद करो, हॉब्स ने बताया था कि हॉब्स सपोर्टर ऑफ मोनार्की है कि नहीं? ये तो ये हैं लॉक जो डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हैं। याद आ रहा है? बिल्कुल सही बात। दोनों ही राइट टू लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, दोनों ही मेटीरियलिस्ट हैं। तो कितने सारे सिमिलरिटीज हैं, लाइन लगा दी मैंने सिमिलरिटीज की। डिफरेंसेस देखिए, हॉब्स के हिसाब से ह्यूमन नेचर कैसा है? पैशन ओवर रीजन। लॉक के हिसाब से रीजन एंड पैशन बैलेंस्ड। स्टेट ऑफ नेचर कैसा है हॉब्स के हिसाब से? ब्रूटिश, वायलेंट, कैओस। यहां पर कैसा है? पीस। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बिलीव करते हैं एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में, कि ह्यूमन के अंदर एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है जिसके बेसिस पे वो एक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
यहां पर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड। कुछ याद आ रहा है? 2 कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट से क्या बना? सिविल सोसाइटी। 2 ट्रीटीज याद आ रहा है? उसमें बताया था आपको। दूसरे से बना स्टेट। यहां पर स्टेट वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं फॉर्म होगा मोनार्की, नेचर होगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। यहां पर एब्सोल्यूट पावर है, यहां पर गवर्नमेंट लिमिटेड है। लिबर्टी को लेकर क्या स्टेटमेंट बताया था हॉब्स में? याद करो, कुछ याद आ रहा है? लिबर्टी इज वेयर लॉ इज एब्सेंट। जहां पर लॉ एब्सेंट है भाई साहब, वही है तुम्हारी लिबर्टी। नहीं तो जो लॉ ने कह दिया चुपचाप उसी को करते रहना शांति से, बिकॉज ही इज फियरफुल ऑफ लिबर्टी। बट लॉक इज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, फादर ऑफ लिबरलिज्म। वो क्या कहते हैं? नो लॉ नो लिबर्टी। नो लॉ नो लिबर्टी का मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई कानून के, जब तक कानून नहीं होगा तब तक लिबर्टी नहीं होगी। आप कहोगे सर ये वाली लाइन नहीं समझना, ये तो आपने समझा दिया था, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज एब्सेंट। जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर स्टेट ने डायरेक्शन दी हुई है कि ये काम ऐसे करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। अगर स्टेट ने किसी चीज पे लॉ नहीं बनाया कि भाई जैसे आपको कौन से क्लोथ्स, कौन से कलर के क्लोथ्स पहनने, ड्रेस पहननी है, तो ठीक है भाई अपनी मर्जी से पहनो, क्योंकि उस पर आपको लिबर्टी है, क्योंकि लॉ नहीं बनाया गया, ना कुछ स्पेसिफिकेशन है। लॉ कह रहे हैं नो लॉ नो लिबर्टी। याद करो, लॉक है जो सपोर्ट करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट को, लिमिटेशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट पे। लॉ क्या कहते हैं कि जब तक लॉ में मेंशन नहीं करोगे कि यार इस तरीके से लिबर्टी इंश्योर की जाएगी, तब तक लिबर्टी को गारंटी नहीं होती। एग्जांपल दूं आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मेंशन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर ये वहां पर फंडामेंटल राइट ना मेंशन होता, ये लॉ मेंशन ना होता, क्या हम लिबर्टी टू स्पीक एंड एक्सप्रेस जैसे आज एंजॉय करते हैं क्या कर पाते? बताओ आप, नहीं कर पाते ना। तो इस वजह से लॉ कहते हैं स्पेसिफाई करो लॉ में कि स्टेट कौन कौन सी लिबर्टीज इनको मिलनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी टू मूव फ्रीली, लिबर्टी टू डिसाइड एटसेट्रा। ये सब लिबर्टीज हैं क्योंकि ये लॉ में लिखी हुई हैं। अगर लॉ नहीं हुआ, मेंशन नहीं किया कि ये स्टेट पर लिमिटेशन रहेंगी, ये लिबर्टी इंश्योर करनी है, तो भाई साहब वो लिबर्टी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये इनका देखने का नजरिया है लिबर्टी को। अगर हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर कि आपके पास सिमिलरिटी भी थी, डिफरेंसेस भी थे, और देखो 150 वर्ड्स ही हैं और हमारे पास तो इससे ज्यादा कंटेंट है, राइट? और देखो लिखने का तरीका क्या होगा, मात्र 2 लाइन 1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन कर दो, सिंपल 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कि हॉब्स एंड लॉक both belong to the modern age and gave the foundational idea of modern nation state, have similarities as well as differences in their political theory. अब उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो सिमिलरिटी। तो अब सिमिलरिटी वाले पॉइंट्स को सेंटेंसेस में बता दो, ठीक है। फिर डिफरेंसेस वाले पॉइंट को, जैसे ह्यूमन नेचर पर एक लाइन आपने बनाई, तो एक ही लाइन में हॉब्स ये कह रहे हैं जी, लॉक ये कह रहे हैं, तो वो 2 लाइन बना दी, फिर लाइन चेंज कर दो, वो लाइन चेंज क्लियरली दिखे। फिर आपने ये वाले बता दिए पॉइंट्स, फिर ये वाले बता दिए, फिर स्टेट पे बता दिया, लिबर्टी बता दी, इतने पॉइंट्स बता दिए, बन गया आपका आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है? कंक्लूजन क्या कर सकते हो?
तो कंक्लूजन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि बोथ हॉब्स एंड लॉक हैव कंट्रीब्यूटेड। जैसे अगर आप थोड़ा सा ऑफ बीट जाकर कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ करंट से भी अगर एग्जांपल देना चाहो दे सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि पीपल आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ पावर ऑफ स्टेट एज द मोस्ट पॉपुलर आइडिया ऑफ प्रेजेंट नेशन स्टेट्स as a contribution coming from the works of these two thinkers. Though Hobbes is considered as first modern thinker, but it is Locke who is considered as father of liberalism, and we are living in the age of liberalism. इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन क्लियर है सबको? विराट कोहली कह रहे हैं कि सर हॉब्स कैपिटलिस्ट कैसे हो गए सर? देखो, हॉब्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एज थी ना, ट्रांजिशन की एज थी। हम फ्यूडल एज से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे, और ऐसे में कैपिटलिस्ट की डिमांड थी दैट वी नीड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रूल, एंड दैट इज व्हाई गिव पावर टू मोनार्क, bring stability, because first thing that capitalists want is security of investment. So that transition was coming there. Plus capitalists wanted to keep a check on the monarchy's rule in a way that they wanted to propose that gone are the days of divine rights, because divine rights were giving undue advantage to the feudal lords, क्योंकि feudal king है और फिर वो feudal lords वो सभी उसी जस्टिफिकेशन से अपने रूल को चला रहे हैं। लेकिन यहां पर कैपिटलिस्ट का मानना था पीपल शुड बी कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ पावर सो दैट स्टेट कैन आल्सो एक्ट रेस्पॉन्सिबली। तो इस वजह से कहा गया कि यहां पर भी बुर्जुआ आइडिया कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है बात? सो मैं स्टूडेंट क्लियर है आपको? चलिए, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ब्रेक दे दीजिए। अरे ब्रेक ही तो था आपका, क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा ब्रेक ले लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Locke is इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। चलो ऐसा करो, आप बस यहां पर फोकस कर लो, आज हम जल्दी ऑफ कर देंगे। अगर आप साथ दे रहे हो, हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो ऑफ जल्दी कर देंगे, तो वही बात हो गई, लास्ट में आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है नाउ हॉब्स सॉरी लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। एग्जामिन 200 वर्ड्स, बताइए क्या करें इसमें? एक स्टूडेंट कह रहे हैं, निशांत जैन, हॉब्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्वेश्चन मार्क। मतलब निशांत, डू यू वांट टू आस्क दैट और यू वांट टू यूज इट हियर? अगर आप इसको यहां पर यूज करना चाहते हैं, हाँ आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हॉब्स का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कैसे आ रहा है? हॉब्स कह रहे थे कि मतलब वो यहाँ पर एक्चुअली कवर हो रहा है, क्योंकि आपने स्टेट का नेचर एब्सोल्यूट मोनार्की बता दिया। तो हॉब्स जस्टिफिकेशन कैसे अगर आप बनाना चाहते हो, ऐसा कह सकते हो कि हॉब्स जस्टिफाइज एब्सोल्यूट मोनार्की by saying that without this there will be a state of chaos, security should be given the topmost priority. But how he is achieving political obligation? He is saying that men enjoy certain natural rights in state of nature, and the state should be responsible for protecting those natural rights in present time, right? And if state is fulfilling the duty, then we need state for a better life. तो state को आपको क्यों मानकर चलना है? क्योंकि स्टेट आपके 3 राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ जी लॉक इंडिविजुअलिस्ट है, लेकिन आउट एंड आउट नहीं समझ में आया होगा। क्या है ये आउट एंड आउट भाई, इसका क्या मतलब होता है? बताता हूं। याद करो हॉब्स के पढ़ाते समय जब मैंने पीवाईक्यूज आपको कराए थे, लास्ट में आंसर राइटिंग करी थी ना हमने, बोर्ड पे मैंने बताया था आपको। तो हॉब्स में हमने किया था कि यार मैकफर्सन कह रहे थे कि यार हॉब्स तुम स्टार्ट तो होते हो इंडिविजुअलिस्ट,
कि देखो इंडिविजुअल का बिहेवियर ऐसा है, ब्रेन में पार्टिकल्स होते हैं, वो अट्रैक्शन रिपल्शन ये होता है, ये सब बातें तुम कर रहे थे। याद आ रहा आपको? लेकिन अल्टीमेटली तुम एंड हुए एज एब्सोल्यूटिस्ट, है कि नहीं? लेकिन अल्टीमेटली यू एंड एज एन एब्सोल्यूटिस्ट बाय गिविंग स्टेट एब्सोल्यूट पावर। अब आपका वाह मोमेंट हो जाएगा। मुझे लग रहा है काफी लोगों को तो क्लैरिटी मिल गई होगी इस एग्जांपल से। क्वेश्चन लॉक से है। लॉक स्टार्ट भी कर रहे हैं एज इंडिविजुअलिस्ट। क्यों? वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंक कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर पर उनका मानना है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है लोगों में। राइट, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। वो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, है ना। और जब वो एंड कर रहे हैं अपनी थियरी को, तो एंड भी किस पे कर रहे हैं? एक ऐसी स्टेट पर जो लिमिटेड है, यानी कि जो अकाउंटेबल है। अपने व्यूज ऑन रेवोल्यूशन में ये भी कह रहे हैं, यू कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस प्रोटेक्शन। तो यानी कि यहां पर भी वो क्या शो हो रहे हैं? इंडिविजुअलिस्ट, वो इंडिविजुअल की सोच रहे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड ये है that you need to bring those points which show that Locke is an individualist, and then you in the end you should say कि he concludes at those points which also show that Locke is an individualist. But same is not true with respect to Hobbes. Hobbes is not individualist out and out because he start as an individualist, लेकिन इसी इंडिविजुअल के भले के लिए उनका मानना है कि स्टेट को कंप्लीट पावर दे दो, तभी इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन हो पाएगा। लेकिन इस चक्कर में ही एंड एज एब्सोल्यूटिस्ट, जिससे कि पॉसिबिलिटी है पावर का मिसयूज भी हो जाए, है कि नहीं? तो क्या हम अपने आंसर में इस वाले पॉइंट को भी यूज करेंगे? जी हाँ, एज एन आर्गुमेंट, सो दैट यू कैन क्लियरली शो कि हाँ कैसे आउट एंड आउट इंडिविजुअलिस्ट हुए लॉक। सारा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, समझ में आपको आ चुका है। उन्हीं सारे पॉइंट्स को जहां पर वो इंडिविजुअलिस्ट कनेक्ट हो रहे हैं, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रायोरिटी है, उन्हीं को आपको इसमें रखना है। अब अप्रोच क्लियर हुई आपको? यस और नो? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अलग से रूसो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन रूसो से क्वेश्चन आए हैं। क्यों? रूसो एज एन एंसिलियरी थिंकर। कारण? क्योंकि रूसो वो हैं जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन आइडियाज को दिया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया बन गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया उससे 1 साल पहले रूसो की मौत हो गई थी, तो रूसो अपने आइडिया को यूज होते हुए देख नहीं पाया ऐसा। लेकिन रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के थिंकर है, और वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में रूसो का रिलेवेंस है, तो इस वजह से हमें रूसो को पढ़ना होगा। इसके ठीक बाद फिर हम जेस मिल पढ़ेंगे। क्लियर है बात? राइट? चलिए, आई वुड रेदर बी अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस देन अ मैन ऑफ प्रेजुडिसेस। 1712 से 1718 नहीं, ये 18 नहीं है भाई, ये गलत लिखा है, टाइपो एरर हो गया, सॉरी। नाउ तो जरा बैकग्राउंड में दे देता हूं, आप यहां पर फोकस कीजिए। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, यहां बस यहां पर फोकस कीजिए। रूसो, सबसे पहले तो रूसो किस जगह पर है, क्योंकि किस जगह पर है, क्या चल रहा है, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है थिंकर के व्यूज पर, है ना। जिनेवा का नाम सुना आपने? कहां पर है जिनेवा? बताएंगे जरा, बताइए। यस, स्विट्जरलैंड। आपको पता है स्विट्जरलैंड में छोटे छोटे कुछ प्रिंसिपैलिटीज होते थे,
और जिसका आज भी स्विट्जरलैंड इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एलिमेंट होता था, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप, कि मतलब आप लोग सीधा वो कानून बनाने में एंगेज करेंगे जो कानून आपके एरिया को गवर्न करेगा। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी रूसू वाले एरिया में इसलिए हो पा रही थी क्योंकि स्मॉल एरिया था, राइट, अवेयर पॉपुलेशन थी, और वो जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते हैं ना, कि हाँ हम ही कानून बनाएं तो भी हम अच्छे कानून बना पाएंगे, कोई दूसरा ना बनाए तभी हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमने वो कानून बनाए हैं, तो ऐसे आइडियल्स उस जगह पर पॉपुलर थे। ठीक है, अवेयर पॉपुलेशन, स्मॉलर एरिया, दे वर मेकिंग लॉज। लेकिन रूसो ने देखा कि यार ये जो हम बात कर रहे थे लॉक के आइडिया, उससे पहले हॉब्स के आइडियाज, तो कहीं ना कहीं दोनों के टाइम पर ये डिबेट थी लिबर्टी वर्सेस अथॉरिटी। रूसो एज ए थिंकर कुछ ऐसा तरीका बताना चाहते थे कि जिससे लिबर्टी भी मेंटेन रहे और अथॉरिटी के पास स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हॉब्स की सुने तो आपकी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लिबर्टी के चक्कर में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इससे अच्छा अथॉरिटी को फेवर करो। अथॉरिटी शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर लिबर्टी। अगर हम लॉक की बात करें तो वहां पर लिबर्टी शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अथॉरिटी। हाँ जी, ये बात याद है? कितनी जबरदस्त एग्जांपल है, लिंक हो रहा है आपका। हॉब्स के व्यूज में हम क्या देख रहे हैं? अथॉरिटी गिवन प्रायोरिटी ओवर लिबर्टी। और लॉक के व्यूज में क्या देख रहे हैं? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज गिवन प्रायोरिटी ओवर अथॉरिटी ऑफ स्टेट। दिख रहा है हमें? रूसो कह रहे हैं हमें मांगता है बैलेंस, अपने को चाहिए बैलेंस, अपने को ये पंगा नहीं चाहिए कि लिबर्टी को प्रेफरेंस दो कि अथॉरिटी को दो, हमें चाहिए बैलेंस। अथॉरिटी के पास कंट्रोल बना रहे जरूरी है, लेकिन उस कंट्रोल के अंदर ही आप लिबर्टी भी एंजॉय कर लें। आप कहोगे यार बड़ा पैराडॉक्सिकल बात नहीं है रूसो, क्या अजीब सी बात कर रहे हो? इसी से वो स्टेटमेंट निकला है जो अभी मैंने रीड कराया था आपको। रूसो कह रहे हैं आई एम सेटिस्फाइड टू बी कॉल्ड अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास, अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो आप जैसे। वो कह रहे हैं ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, कहो मुझे थिंकर ऑफ पैराडॉक्स। कम से कम मैं प्री कंसीव्ड नोशंस लेके तो नहीं चल रहा, प्रेजुडिसेस लेके तो नहीं चल रहा कि जो पहले कह दिया गया उसी में से बस एक तरफ एग्री हो गया, ठीक है भाई ये ठीक है, राइट। तो अब क्या करेंगे आप रूसू, बताइए कैसे चेंज लाएंगे? जानते हैं, पहले तो बैकग्राउंड को ही जान रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। रूसो को कहा जाता है थिंकर ऑफ पैराडॉक्स। एक बहुत और जबरदस्त बात कही थी रूसो ने। रूसो ने कहा था कि हर एक सोसाइटी में वैसे ही क्रिमिनल और वैसे ही पॉलिटिशियन होते हैं जैसा वो सोसाइटी डिजर्व करती है। कितने लोगों को लगता है वाह क्या बात है, सही तो कहा है? कितने लोगों को लगता है नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था रूसो, दीज आर रॉन्ग थिंग्स? कई लोगों को लग रहा होगा रूसो आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, आप ऐसी ऐसी बात करोगे। हाँ देखो, हमारे पास दोनों ओपिनियन वाले लोग हैं। कुछ कह रहे इट इज रॉन्ग टू से दैट सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सोसाइटी क्रिमिनल्स कहाँ डिजर्व करती है ना? लेकिन रूसो कह रहे हैं क्रिमिनल्स को बनाता कौन है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स को लाता कौन है? अल्टीमेटली वो सोसाइटी से तो आ रहे हैं। सोसाइटी ऐसी है, इस वजह से वहां क्रिमिनल है, इसी तरह के वहां पॉलिटिशियन है, राइट। तो हमेशा आपको डिफरेंस दिखेगा एरिया वाइज काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस का। किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिशियन को ही लोग इलेक्ट करेंगे तो पार्टीज वैसा ही कैंडिडेट चुनती हैं। किसी दूसरे एरिया में
पार्टीज को पता होगा कि यहाँ पर हमें चाहिए क्रिमिनल टाइप बंदा, पैसा हो, मसल पावर हो, मतलब 50-60 गाड़ियां लेकर चलता हो, साउथ इंडियन मूवी की तरह है, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ ये नेता है हमारे एरिया में। तो जब लोग इसी चीज से इम्प्रेस्ड हैं तो भाई लोगों को वैसा ही नेता देंगे, वैसा ही कैंडिडेट देंगे, वही जीतेगा वहां से। दूसरी तरफ अगर वो 5 गाड़ी लेकर आ गया, एक ऐसा एरिया है वहां पर लोग कहेंगे यार ये क्या है, एमएलए एमपी, मतलब पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा है, इतनी सारी गाड़ियां क्या शोबाजी करने के लिए आए यहाँ पर, जितना इसके पास पैसा उससे ज्यादा हमारे पास पैसा है, बट हम शोबाजी नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी। तो वाई यू आर क्रिएटिंग ट्रैफिक इशू इन दिस एरिया, वाई यू आर ब्रिंगिंग 10, 20, 30 कार्स, इस पर्सन को तो वोट देनी नहीं है, राइट? तो डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है। नाउ थिंकर ऑफ पैराडॉक्स, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शंस आ रही हैं। पता है रूसो ने किस किस को इंस्पायर किया? रूसो इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स। यार डेमोक्रेसी की बात सही में यार, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनको भी इंस्पायर किया। रूसो ने साथ साथ डिक्टेटर्स को भी इंस्पायर किया। कितने को लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल बात सच लग रही है सर, यहाँ पर आपने कहा पैराडॉक्स, और इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या होगा? एक तरफ डेमोक्रेट्स भी इंस्पायर हो रहे हैं कि रूसो के व्यूज में हमें ये मिल रहा है, क्या बात है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ डिक्टेटर्स भी रूसो के व्यूज का इस्तेमाल करके जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। दोनों चीज आपको इसमें मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, अच्छा कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं हाउ, इसी के लिए आपको आगे वाले जो पार्ट है लेक्चर का उसको सुनना पड़ेगा, वहीं पता लगेगा हाउ। ठीक है, तो यहां पर कंट्रडिक्शन दिख रहा है हमें। ठीक, रूसो इज क्रिटिक ऑफ रेशनैलिटी, but himself giving his theory using rationality. पैराडॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रूसो कह रहे हैं कि मैं तो रेशनैलिटी के खिलाफ हूं, रीजन, रेशनैलिटी, साइंस, इसके खिलाफ हूं, और खुद इनकी थियरी जो ये दे रहे हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं वो यार रेशनैलिटी वाली है। तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि यार बंदा कुछ इंटरेस्टिंग तो है, कंट्रडिक्ट कर रहा है अपने आप को, राइट? पैराडॉक्स तो है कुछ ना कुछ, ओपन तो करना पड़ेगा, राइट? करते हैं अभी ओपन। रूसो को आप जानते हैं इन आइडियल्स के लिए, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चलो एक क्विक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? एक क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल the objectives which are mentioned there like justice, liberty, equality, fraternity are taken from Rousseau, बताइए statement is true or false? बताइए। The ideals, or you can say objectives which are mentioned in Indian preamble of liberty, justice, liberty, equality, fraternity are taken from Rousseau, true or false? क्या बात है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्रू बता रहे हैं, बहुत समझदार हैं आप, तभी आपने ट्रू बताया। आंसर फॉल्स है, ठीक है? कारण रूसो से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने लिया है इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पॉलिटी में जब आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, वहां पे भी सोर्सेज वाले पार्ट में टेबल में आप पढ़ते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडियल्स लिए अल्टीमेटली जो रूसो से आए हैं। लेकिन जो जस्टिस वाला पार्ट है वो कहां से इंस्पायर होके लिया हमने? यस, यूएसएसआर। फैक्चुअल बात थी ये तो, ठीक है? ऐसे ही मन करा कि देखते हैं आप ट्रैप होते हो कि नहीं, हो गए ट्रैप, खुशी मिल गई थोड़ी सी। चलो क्लियर है ना?
रूसो इज अ थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन. और अगर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से है तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो हमें उसके बारे में समझना है तो 3 पॉइंट समझने होंगे. क्या क्या है कि ह्यूमन नेचर पे उसका क्या मानना है, स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा. राइट, ये जानना पड़ेगा हमें, है ना. बिल्कुल सही. ये तीनों पॉइंट आपको मुझे लग रहा है याद हो गए होंगे. अब बस डिफरेंस इसमें है कि कौन ह्यूमन नेचर के बारे में क्या क्या समझता है. ह्यूमन नेचर, रूसू का मानना है कि ह्यूमन बाय नेचर, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे रूसू, आपके बारे में क्या कहेंगे रूसू, कि बाय नेचर यू आर गुड और बैड, यू गुड और बैड. बताइए, सेल्फिश, ग्रीडी. अब आप बताने लग गए सेल्फिश, ग्रीडी, बैड, इरेशनल. आप अपनी तारीफ कर रहे हो, ये सब ऐसा नहीं करना. रूसू क्या मानते हैं, रूसू मानते हैं आपको गुड. रूसू मानते हैं बाय नेचर यू आर गुड. कहते हैं सोसाइटी बैड है जी, सोसाइटी इज बैड. और बैड सोसाइटी का इन्फ्लुएंस फिर आपके नेचर पर होता है, फिर आपके नेचर पर इन्फ्लुएंस बैड सोसाइटी का हो जाता है. और यहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है. कॉन्फ्लिक्ट, कैओस, क्राइम, ये सब इस वजह से होता है. तो वैसे अंदर से आप सब अच्छे हो और खराब ही हुए हो सोसाइटी की वजह से. जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने कहा मैं भी करूंगा, ऐसी दुनिया चलती है. यू हैव सीन इन योर लाइफ दैट पीपल वर सेल्फिश, देन यू गॉट द आइडिया कि दैट्स द वे टू लिव लाइफ इन दिस सोसाइटी. तो इसके बाद आपने सोचा कि अब मैं भी बैड हो जाऊंगा. तो इस वजह से आप बैड हो गए, क्योंकि आपको लगा एक अच्छा बन के रहूंगा तो मेरा नुकसान ही नुकसान होता रहेगा. राइट, यस. तो ये इनका मानना है. अब इसी से निकलता है आइडिया ऑफ विल, रूसूज आइडिया ऑफ विल. नेक्स्ट पेज पे करता हूं. चलिए, विल समझते हो आप क्या होता है. मैं आपकी प्रॉपर्टी की विल की बात नहीं कर रहा. विल का यहां पर मतलब है इच्छा. ठीक है. तो दे आर बेसिकली टू काइंड ऑफ विल. वन इज रियल विल, इसी को ओरिजिनल विल भी कहा जाता है. और सेकंड है एक्चुअल विल. एक्चुअल विल का मतलब होता है जो अभी की आपकी इच्छा है, जो एग्जैक्टली आप कर रहे हो. आप कहोगे सर बात समझ नहीं आई, बताता हूं. रियल विल है ये, यानी कि अगर सोसाइटी को हटा दिया जाए तो आप अच्छे हैं. तो मींस रियल विल, ओरिजिनल विल जो है इसमें गुडनेस है. दिस इज योर रियल विल, अंदर से आप अच्छे हैं. और इसी वजह से जितने भी डिसीजंस आपके सोसाइटी के इम्प्रिंट को साइड करके होंगे वो आपके लिए और सोसाइटी के लिए अच्छे ही होंगे, बिकॉज देयर इज गुडनेस इनसाइड योर रियल विल, ओरिजिनल विल. बट एक्चुअल विल में क्या है, सोसाइटी का इंपैक्ट है आप पर, और आपको लगता है कि ये विल आपकी है. आपकी नहीं है, ये सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में है. सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से आपकी विल आ रही है. एग्जांपल देता हूं. सच सच बताओ, कितने सारे काम जो आप करते हो या आपने जो किए हैं, आपको नहीं लगता आपने केवल इसलिए किए हैं बिकॉज आपके आसपास ऐसा हो रहा है. कितनी सारी चीजें जो आप पसंद करते हो वो इसलिए नहीं करते कि आप ओरिजिनली पसंद करते थे, आप इसलिए करते हो क्योंकि आसपास सब ऐसा कर रहे हैं. तो यार हाँ यार, यही अच्छी चीज होती है, यही मुझे पसंद करना चाहिए, दिस शुड बी माई चॉइस. तो रूसो कहते हैं व्हाट यू कंसिडर एज योर चॉइस इज नॉट योर चॉइस. इट इज दिस हैज बिकम योर चॉइस बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी.
राइट? ये सोसाइटी की वजह से आप ऐसे हो गए, पीयर प्रेशर, इसकी वजह से ऐसे हो गए। नहीं तो जो आपकी रियल विल है, ओरिजिनल विल है, दैट इज प्योर, नॉट करप्टेड। दिस इज करप्टेड, ये करप्टेड वाली है, ये बैड है, यहां पर बैड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब जरूरी नहीं कि हर चीज बैड हो, लेकिन हाँ इसमें बैड इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लेकिन ये इंट्रिंसिकली गुड है, ठीक है, नॉट करप्टेड। इस विल से लिया गया डिसीजन हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, बट इस विल से लिया गया जो भी एक्शन होगा वो आपको नुकसान कराएगा, राइट? तो अब ये तो हुआ कि भाई ह्यूमन नेचर कैसा है, क्योंकि पहले मैं ह्यूमन नेचर जानना था ना, तो ह्यूमन नेचर विद इट सोर्स इज गुड, बट सोसाइटी इज बैड, वो इन्फ्लुएंस करती है आपके नेचर पर, ये ह्यूमन नेचर पर, ठीक। और आपकी दो तरह की विल है, रियल विल, एक्चुअल विल। रियल विल है गुडनेस, नॉट करप्ट, ये आपकी ओरिजिनल विल है, वास्तविक। सोसाइटी का जब इम्पैक्ट आप पर हो जाता है तो ये वाली जो विल है ये करप्टेड है, ये बैड है, राइट? अब देखिए क्या जबरदस्त चीज बता रहे हैं ये स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर, रूसू कह रहे हैं कि उस समय को सोचो जब आप पर सोसाइटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, उस समय पर तुम ज्यादा खुश थे या ज्यादा टेंशन में थे, बताओ। वो कह रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर जब शुरुआत हुई तो वहां पर जो इंसान जी रहे थे उनकी रियल विल उनके साथ थी, ओरिजिनल विल। दे वर हैप्पी बिकॉज हर कोई एक दूसरे के लिए अच्छा ही करेगा, है कि नहीं? तो यू वर हैप्पी। वो कहते हैं कि इस समय पर नोमैडिक लाइफ रही होगी लोगों की। नोमैडिक लाइफ समझते हो? स्टेट ऑफ नेचर की बात करें, बिल्कुल शुरुआत की, जब स्टेट वगैरह कुछ नहीं था। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? आज आप यहां हो, कल कहीं और हो, घूम रहे हो, है ना, बंजारा टाइप, तो नोमैडिक लाइफ है, राइट? लेकिन फिर आपने क्या करा, अब आप ट्रांजिशन होने लग गए सेटल्ड लाइफ में। और सेटल्ड लाइफ में क्या आता है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी, क्रॉपिंग करी। तो जैसी आपने यहां पर मेहनत करी तो अब आपके अंदर वो सेंस आने लग गई, सेंस ऑफ दाइन एंड माइंड। दाइन एंड माइंड समझते हो? दाइन एंड माइंड का मतलब होता है ये तेरा, वो मेरा, तेरा मेरा। वो कह रहे हैं सेटल्ड लाइफ पर ही एक्चुअली डेवलप हुई रेशनैलिटी इन ह्यूमंस। पहले तो रेशनैलिटी भी नहीं थी, पहले लोग बस जीते थे, खुश रहते थे, अच्छा करते थे, कोई इतने ज्यादा लॉजिक डेवलप नहीं हुए थे लाइफ में। डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी मींस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, ये सही है, वो गलत है, नहीं ये सही, वो गलत, ये मेरा, ये तेरा, इसको कह रहे हैं वो रेशनैलिटी। और जैसे ही तेरा मेरा आ जाता है इस रेशनैलिटी के डेवलप होने से, तो मुझे बताइए अल्टीमेटली चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है, राइट? सारे लड़ाई के झगड़े इसी वजह से होते हैं, ये तेरा वो मेरा। जब तक ये सेंस नहीं होती, जब तक लगता है कि ठीक है सबका है ये घर का और हमें सबके लिए रहना है, जिसकी जहां मदद हो जाए वो करना है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी वो मेरे साथ खड़ा है, तो फिर तो पीस एंड हैप्पी लाइफ रहती है। लेकिन जैसे ही आ जाता है कि नहीं मुझे अपने बारे में सोचना है, ये मेरा है वो उसका है, लॉजिक आने लगते हैं, समझदारी आने लगती है सो कॉल्ड, और वो समझदारी ही तुम्हें लेकर डूबती है, कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है। तो इसी वजह से वो कहते हैं, रूसो कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट रेशनैलिटी। ऐसी रेशनैलिटी का क्या फायदा जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो?
क्योंकि जब से तर्क वितर्क आ गया दिमाग में ज्यादा, तब से हो गए घर में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा। ये आपके घर की स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहा हूँ। बस आप रिलेट कर लीजिए, याद रह जाएगा ज्यादा, राइट। तो नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है? रूसो कहते हैं दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, गो बैक टू द इनिशियल स्टेज, गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर। वो कहते हैं एक्चुअल में स्टेट ऑफ नेचर तो वही है जब रेशनैलिटी डेवलप नहीं हुई है, स्टेट ऑफ नेचर। क्या ये पॉसिबल है? एक बार जब ये आ गया, तेरा मेरा रेशनैलिटी ह्यूमंस में डेवलप हो गई, सोसाइटी इस तरीके से बिल्ड हो गई, क्या अब इस स्टेज से इस स्टेज पर जाना पॉसिबल है? यस और नो? आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पहला ऑप्शन पॉसिबल है नहीं, तो क्या करें? स्टेट। अब आपको स्टेट बनानी पड़ेगी। राइट। कनिका कह रही हैं कि सर जिसका भी स्टेट ऑफ नेचर, जिसका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसका पढ़ते हैं उसका ही सही लगने लगता है, लॉजिकल लगने लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हॉब्स, लॉक, रूसो, जिसका भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जस्टिफिकेशन देखते हैं, लगता है बिल्कुल सही है, यही सही है। ठीक हो रहा है, तो यही होना चाहिए, क्या दिक्कत वाली बात है? क्योंकि हर एक थिंकर लॉजिक दे रहा है, और मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वो थिंकर की लाइफ में जाके, कि हाँ देखो, एक तो होता है इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, एक तो वो होता है पढ़ने और पढ़ाने का तरीका। अब उसमें फिर आप रटते रहो, उसमें मजा नहीं है। यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग विद द सब्जेक्ट। और जो स्कोर करना है तो उसके लिए हमें एनालिसिस आना चाहिए। तो पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि जब वो थिंकर जैसे बता रहा है उसकी सोच के अंदर चले जाओ, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है ये। तो इसी वजह से तो ये कहा जाता है, जैसे एक फिलॉसफी है ना, अनेकांतवाद। सुना है किसी ने अनेकांतवाद के बारे में? अनेकांतवाद का मतलब है मल्टीपल ट्रुथ्स कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली टुगेदर, राइट। मल्टीपल ट्रुथ्स कैन को एग्जिस्ट। हर किसी का देखने, समझने, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, उसका कंटेक्स्ट अलग हो सकता है, तो हर कोई अपनी जगह ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें तो जानना है कि भाई उसने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, आज के टाइम पे उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन है या तो गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, या फिर मेक द स्टेट, यानी कि स्टेट बना लो। तो अब बताओ क्या करोगे? अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या रह गया? स्टेट बनाओ। तो स्टेट कैसे बनेगी? आपको करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमेटली पीपल केम टुगेदर, राइट, एंड पीपल बाय देयर जनरल विल। अब आप कहोगे सर जनरल विल क्या होती है? जनरल विल होती है सम ऑफ रियल विल। रियल मतलब ओरिजिनल विल, यानी कि जो प्योर विल है ना सबकी, उन सभी लोगों की विल का सम कर लो, सबको एक साथ ले आओ, उन सबकी सहमति से ही एक्चुअली स्टेट बनी है। अब ये स्टेट आपको प्रोवाइड करेगी स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, एवरीथिंग, राइट। यस, हाँ जी, बात क्लियर हो रही है आपको? ये देखो, यहां पर मैंने बताया था ना आपको, रियल विल, ओरिजिनल विल, प्योर है, गुड है। तो रूसो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो वी द पीपल है, जिससे तुम्हारा स्टेट बना है, तो एक्चुअली कैसे बना है? ये सब लोगों ने अपनी रियल विल, जो प्योर विल है, गुडनेस वाली विल है, उसको जोड़ा है, जिससे जनरल वर्ड यूज किया उन्होंने, जनरल विल, उससे स्टेट बना है। और इस वजह से अब स्टेट के पास पावर है कि अब वो लॉ बनाएगा। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं जो लॉ बनेगा उसमें लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। मैं इस बात को एलेबरेट करता हूं नेक्स्ट पेज पर।
यानी कि जो स्टेट है वो बना है सब लोगों के जनरल विल से। जनरल विल इज कंपाइलेशन ऑफ ओरिजिनल विल, ठीक है, गुडनेस वाली विल से, ठीक। अब ये जो स्टेट है, अब देखिए वो कैसे इस बात को कह रहे हैं। रूसो कहते हैं कि ट्रूली men can be only free when they are governed by their own laws। बात समझ में आई है? मतलब कि ट्रूली कैसे, देखिए फिलोसफिकली खेल रहे हैं वो आपके साथ, कह रहे हैं यार, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि कल से हम क्लास का जो टाइम है वो रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कर रहे हैं, सुबह के 4 बजे तक। एक लॉ आ गया, यहां से ऑर्डर आ गया, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। तो ये टाइमिंग आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या आप इस लॉ के फेवर में हो गए अगेंस्ट हो? बताओ। बिल्कुल सही बात। कितने लोग अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट में हैं? ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं यू आर इनवाइटिंग अ रिवोल्ट सर, तो रिवोल्ट की बात करने लग गए। देखो ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, आप रिवोल्ट को तैयार हो जाओगे अगर आपको लगेगा कि जो लॉ है, जो स्टेट बना रही है, वो एक्चुअली हमारे फेवर में नहीं बन रहा। बात समझ में आ रही है? देखना रूसो कितनी निटिग्रिटीज पे बात कर रहे हैं। हॉब्स ने कहा स्टेट बन गया, स्टेट खुद देख लेगा, बस तुम्हारी राइट टू लाइफ को नहीं छेड़ेगा, टेंशन मत लो, बस वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ विल बी देयर। लॉक में आए, लॉक ने कहा स्टेट बन गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, उनके पास डेलीगेटेड पावर है, आपने उनको पावर दे दी, अब वो लॉ बनाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो, आपके लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहेंगे। रूसो कुछ और बात कर रहे हैं। रूसो कह रहे हैं कि जब ये स्टेट बन गया, अब ये स्टेट जो लॉ बनाए वो वही बनाए जो जनता चाहती है, तभी ट्रू फ्रीडम जनता के पास आएगी। यानी कि जो फ्रीडम है जनता के पास वो तभी आएगी व्हेन दे आर गवर्न्ड बाय लॉज मेड बाय देम, जब लोग अपने बनाए हुए कानून के अंडर हैं। अब 12 से 4 बजे तक का मैंने जैसे कहा रात को आपकी क्लास चलेंगी, तो आपने कहा नहीं सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं भाई कोई अल्टरनेटिव टाइम सजेस्ट करो क्या होना चाहिए, तो आपने आपस में सलाह मशवरा करा, डिस्कशन किया, और फिर आप एक नतीजे पर पहुंचे कि ठीक है सर ऐसा करते हैं, टाइम कर देते हैं सुबह 6 बजे से द मॉर्निंग 6 AM से 9 AM। इस बहाने सर सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में क्लास की वजह से। नहीं तो सर 6 से 9 हम सोते ही रहते हैं, सही बताएं तो दुनिया को बताने के लिए हम बताते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर मेडिटेशन पढ़ते हैं, करते हैं, फिर हम पढ़ने लगते हैं, फिर हम अपने दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हम क्लास करते हैं। हकीकत ये है सर, कई बार तो क्लास से जस्ट पहले उठते हैं। आपकी 12 बजे क्लास है तो 11 बजे 10 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा हो, राइट। तो ऐसे में यू वांटेड दिस टाइम टू चेंज फॉर योर बेनिफिट, कि 6 to 9 हो जाएगा तो चलो सर मॉर्निंग में ही लगेगा कि हाँ 6 to 9 में हमने काफी कुछ अचीव कर लिया, अब पूरा दिन हमारे पास है, अब हम बाकी सिलेबस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एटसेट्रा, है कि नहीं। तो अगर पीपल आर गवर्न्ड बाय, तो यानी कि एक तरीके से क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है कि नहीं है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। इसको साथ में कंपेयर भी किया जाता है गांधी जी के आइडिया से। गांधी जी भी चाहते थे स्वराज का जो आइडिया है कि इंडिविजुअल लेवल पे स्वराज होगा, फिर फाइनली पीपल आर गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय द लॉज मेड बाय पीपल। जब वो विलेज रिपब्लिक की बात करते थे, विलेज रिपब्लिक, हर विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा और विलेज के लेवल पर क्या रूल्स बने वो विलेज की जनता ही तय करेगी, राइट। तो ये यहां से कंपैरिजन ड्रॉ होता है, राइट। तो आप कहेंगे सर इससे तो सर डेमोक्रेसी वाले बड़े इंस्पायर हो गए होंगे सर, बिल्कुल अच्छी बात है। तो हाँ अच्छी बात है। अब जरा देखो इसी कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेट बनी है उसके बारे में और क्या कह रहे हैं रूसो। रूसो कह रहे हैं men needs to be forced to be free
कितने लोगों के ऊपर से चली गई ये लाइन? जस्ट मेंशन मी। क्या कह रहे हैं रूसू? और जब मैं मैन कह रहा हूं तो वेमेन भी हैं इसमें, ठीक है? इन जनरल वो मैन वर्ड यूज कर रहे हैं। मैन नीड्स टू बी फोर्स टू बी फ्री, ठीक है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं 289 किलोमीटर ऊपर से गई है सर। मैन नीड्स टू बी फोर्स टू बी फ्री। फ्री मतलब फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम तभी मिलेगी आपको जब आप फोर्स किए जाओगे। आपको नहीं लग रहा, फिर लग रहा है यार ये तो यार कंट्रडिक्शन वाले थिंकर है ना? चलो एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? जैसे जब मैं मॉर्निंग में आता हूं ऑफिस, तो मेरे घर से यहां तक आने में 5 रेड लाइट्स पड़ती हैं, ठीक है? तो अब मैं रेड लाइट को फॉलो करता हुआ आता हूं, ट्रैफिक सिग्नल पड़ते हैं, तो रेड लाइट अगर है तो आई एम गोइंग टू स्टॉप। अगर मैं सोचूं कि यार ये मोटर व्हीकल एक्ट, ये ट्रैफिक लाइट इसके सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता, हम में से कोई किसी को नहीं करना चाहिए, छोड़ो यार, टोटली फ्री रहो। क्यों ये स्टेट हमें फोर्स करती है, क्यों ये गवर्नमेंट हमें फोर्स करती है? ये तुम्हारी फ्रीडम ले रही है। और हमने कहा बिना ट्रैफिक लाइट सिग्नल को फॉलो करे हुए, बिना इस लॉ को फॉलो करे हुए हम तो आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस उससे, या देर लगेगी और ज्यादा? भाई साहब डिले होगा। कारण, क्योंकि अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं तो जैम हो जाएगा ना। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स एज वेल। इफ एवरीवन डू दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जैम हो जाएगा। तो अभी जो फिर भी हम फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे थे कि यार चलो टाइम से आ पा रहे हैं ऑफिस, वी नो कि यार इतना पहले निकलना चाहिए, फिर तो वो भी नहीं हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं रहेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, राइट? तो इसी वजह से मैन नीड्स टू बी फोर्स्ड। तो फोर्स करेगी, फिर गवर्नमेंट कैसे फोर्स करती है कि ठीक है आपने मतलब रेड लाइट जंप करनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 2000 5000 का चलान आ जाएगा। अच्छा वो स्पीड लिमिट 40 थी यहाँ पर, अच्छा 50 से जाना है, ज्यादा जल्दी जाना है, ठीक है जल्दी चले जाओ, 2000 रुपए इस वाले सिग्नल के हो गए, फिर ऊपर 2000। तो जब तक अपने ऑफिस पहुंचोगे तब तक ज्यादा कुछ नहीं, 10,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो गवर्नमेंट को कर ही दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वी आर बीइंग फोर्स्ड कि देखो चलान हो जाएगा, आपका लाइसेंस कोर्ट उसको उस पर क्वेश्चन करेगी आपसे, जब्त हो जाएगा लाइसेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ वी आर फोर्स्ड, लेकिन वी आर फोर्स्ड टू बी फ्री, राइट? तो यानी कि रूसो इससे कह रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल जब आप फ्रीडम को देखो तो फ्रीडम शुड नॉट बी विजुअलाइज्ड इन मैनर कि आपकी मन मर्जी में जो आता है वो करो, कोई रोक टोक ना हो, वही फ्रीडम है। रूसो कहेंगे इस फ्रीडम का स्वाद तो तुम चख रहे हो इस समय अपनी लाइफ में, कि बिना रोक टोक के कई लोग अपनी लाइफ में जो मर्जी आता करते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो लोग आबाद होते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है बर्बाद हो जाए। लेकिन अगर दे आर फोर्स्ड टू फॉलो अ पर्टिकुलर regime, they are forced to follow a particular track, particular work, by this they generate some good results in their life, don't you think it is going to bring them more happiness, progress, resources, everything, right? तो इसी वजह से जो आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपको मतलब उनको ये मंत्र दे देना कि एक्चुअली मेरी फ्रीडम भी इसी चीज में छुपी थी, मैं आपको पूरी जिंदगी गलत ठहराता रहा, ठहराती रही कि आप जो मेरे साथ कर रहे हो मेरी फ्रीडम ले रहे हो, लेकिन अगर आप मुझे फोर्स करते हो टू डू सर्टेन थिंग्स तो ऐसा हो सकता है कि वही रास्ता हो मेरी फ्रीडम का। क्योंकि जब तक आप एम्पावर्ड नहीं होगे, स्ट्रांग नहीं होगे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो तब तक कैसी फ्रीडम आपको मिल पाएगी? तो कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये जो पर्सपेक्टिव है रूसू का, बात तो ठीक है, यानी कि स्टेट should be empowered to punish, put certain rules which some of the people may disagree, but ultimately they need to follow
because state was made out of contract and that contract was based on जनरल विल, यानी कि गुडनेस वाली विल, अच्छाई वाले आइडिया से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अब बीच बीच में आपके अंदर की जो एक्चुअल विल है, जो करप्टेड विल है, वो कहे नहीं ये कानून गलत है, तो ऐसे में रूसो कह रहे हैं अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है वो जनरल विल से आया है, वो गुड विल है, तुम्हारी बैड विल है, तो बैड को साइड करेंगे, गुड विल के हिसाब से चलेंगे। हाँ जी, बात क्लियर है? तो आपको ये लगता है ये इसमें एक्चुअली हमें रूसो की गुड इंटेंशन दिख रही है? डिक्टेटर्स ने तो इसका केवल मिसयूज किया है। और डिक्टेटर्स वुड डू, डिक्टेटर वुड से कि ठीक है भाई, मतलब अल्टीमेटली मैन नीड्स टू बी फोर्स्ड टू बी फ्री। देखो रूसो भी कह गए ये बात कि तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पता। जो हिटलर है ना, वो मैन नहीं है, वो सुपरमैन है, वो उबरमैक है, जिसके अंदर क्वालिटीज जो है वो सुपर ह्यूमन वाली है। वो ऐसी चीजें देख सकता है, सोच सकता है, कर सकता है जो तुम्हें भी दिख नहीं पा रही। तो इस वजह से यू शुड फॉलो हिटलर। और हिटलर अगर कुछ कंट्रोलिंग लॉज बना रहा है तो फॉलो करो उसको, यही तुम्हारी फ्रीडम छुपी हुई है। तो अल्टीमेटली आप उसको फॉलो करने लग जाओगे, है कि नहीं? तो एक्चुअली डिक्टेटर्स ने तो मिसयूज किया है अपने फोर्स को जस्टिफाई करने के लिए रूसो के लॉजिक और पर्सपेक्टिव का, बट रूसो का लॉजिक पर्सपेक्टिव वाज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑल टुगेदर। उन्होंने सेलेक्टिवली इसका इस्तेमाल किया है, नहीं तो रूसो तो ये भी हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। इस वाली बात को आपने क्यों नहीं माना, है कि नहीं? तो अगर ये बात हो गई आपको बिल्कुल क्लियर, तो मेंशन क्रिस्टल क्लियर। यस यस, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। रूसो के हिसाब से तो पीपल आर द वन ना जिनके पास पावर है। रूसो की तो इंटेंशन बिल्कुल करेक्ट है। रूसो तो अगर क्रिटिक कर रहे थे रीजन का, इस वजह से कर रहे थे क्योंकि रीजन से तेरा मेरा आ जाता है। तेरा मेरा आने से मतलब ये एक तरीके से उनका केवल जस्टिफिकेशन था। ऐसा नहीं कि वास्तव में रूसो वाज अगेंस्ट थिंकिंग लॉजिक। रूसो का कहना था जब से तेरा मेरा और थिंकिंग आया था तभी से वो कॉन्फ्लिक्ट तेरा वो आ गया था, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आ गई थी। तो इस वजह से वो आपको बताना चाह रहे थे कि आपके पास चॉइस क्या है, या तो भाई पहले वाली सिचुएशन पे चले जाओ, स्टेट ऑफ नेचर में, वहां तो आप जा नहीं सकते अब। तो अल्टीमेटली आगे का रास्ता क्या है? यू हैव टू मेक स्टेट।